Hello everyone. Today is 11th of October 2022 and here are the banking news. तो पहला न्यूज़ है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 3 डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल के लिए परमिशन दिया है विद 3 जगहों पे, दैट इज़ चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में, ताकि वो 100 और उससे ऊपर 100 करोड़ और उससे ऊपर का जो भी केसेस है उसे जल्दी से डिस्पोज कर सके। ठीक है, तो ये कब हुआ? ये एक्चुअली बैंक डिमांड कर रहा था क्योंकि अराउंड 1,60,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, तो बहुत सारे बैड लोन्स जो है वो डीआरटी के पास केसेस जाते हैं और उसे अगर वो पेंडिंग रहता है तो बैंक का जो बैलेंस शीट है वो ख़राब होता है। तो इस कारण बैंक्स चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी केसेस डिस्पोज हो सके ताकि रिकवरी हो पाए। तो इसलिए बहुत सारे केसेस क्योंकि है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में के लिए परमिशन दिया है। ठीक है, और अभी राइट नाउ अगर केसेस देखें तो अराउंड 1,61,000 पेंडिंग केसेस है। हाँ, एंड ये जो है वो रिप्लाई आया था अकॉर्डिंग टू भगवत करद, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। ये लोकसभा का आंसर देते हुए उन्होंने बताया कि 100 करोड़ एंड ओवर से ज़्यादा का केस जो है वो उसके लिए 3 जगहों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिजिग्नेट किया डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। सेकेंड न्यूज़ है कि रिलेटेड जो बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है ये सारे बैंकों को जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो हम बोलते हैं वो कैपिटल रखना पड़ता है अलग से। हाँ, जो बैंक लेंड नहीं कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म 9% है, मतलब 9/100, मतलब अगर 100 रिस्क वेटेड एसेट है तो ₹9 जो है बैंक को एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। हाँ, बैंक उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकता उस अमाउंट को। ताकि ऐसा क्यों? ताकि अगर बाद में कभी कोई स्ट्रेस आए तो बैंक उसे इजीली हैंडल कर सके। तो ये रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे डिटरमाइन होता है? जो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर कैपिटल होता है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे होता है? जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो बैंक लोन देता है, मान लीजिए किसी को एजुकेशन लोन दिया है टोटल 100 करोड़ का, तो उसमें इनटू रिस्क वेट, जो रिस्क वेट रहता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड है तो उसका रिस्क वेट 0% होता है, तो इसमें 0 इंटू जो अमाउंट ऑफ लोन दिया है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड, प्लस जैसे कोई अनरेटेड है कोई कंपनी और उसे लोन दिया है तो उसका रिस्क वेट 100% होता है, मतलब 100 इंटू जो इतना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर उस कंपनी को दिया गया है। तो बैंक हैज़ टू कैलकुलेट द रिस्क वेटेड एसेट, इस तरह डिनोमिनेटर कैलकुलेट होता है। न्यूमरेटर में क्या होता है? कैपिटल जितना बैंक को रखना होता है। तो 9% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स बैंक हैज़ टू कीप विद देमसेल्व्स, मतलब कि दे हैव टू कीप एज रिजर्व्स विच दे कैन नॉट यूटिलाइज। तो फिर रिसेंटली आरबीआई ने पाया है कि बहुत सारे जो कंपनीज़ है, जो जैसे ईसीआई, दैट इज़ एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसीज़ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बहुत सारे कंपनीज़ जो है वो कंसेंट नहीं देते हैं अपने रेटिंग को डिस्क्लोज़ करने के लिए। तो इस कारण क्या होता है, दैट इज़ इशूअर कोऑपरेट नहीं करता है। तो फिर बैंक आरबीआई का मानना है कि बैंक को है इन कंपनीज़ को एज अनरेटेड ट्रीट करना है, और अनरेटेड कंपनीज़ के लिए बैंक को 100% रिस्क वेट देना होता है, किसी के 150%। तो अकॉर्डिंगली बैंक को इन कंपनीज़ को जो डज़ नॉट जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज़ किया जा रहा है बाय एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे अभी आरबीआई द्वारा 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को मान्यता दिया गया है, जैसे कि केयर, क्रिसिल, ठीक है, ब्रिकवर्क को रिसेंटली सेबी ने बैन कर दिया। उसके बाद इन्फोमेरिक्स है। हाँ, तो टोटल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो अगर ये अनरेटेड है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, तो उसे अनरेटेड क्रिएट करना है और उसे अकॉर्डिंगली रिस्क वेट देना है इन कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल दैट बैंक हैज़ टू keep, that is in order to maintain the capital adequacy ratio of 9%. नेक्स्ट है एसबीआई जो है रिसेंटली जो एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, 4 डिजिट टोल फ्री नंबर है, इन ऑर्डर ताकि जो है वो कॉन्टैक्ट फ्री सेंटर्स पे लोग उसके कस्टमर्स जो है कॉन्टैक्ट कर सके, और ये 24/7 अवेलेबल रहेगा इन 12 लैंग्वेजेज़ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अराउंड 30+ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस जो है, इससे क्या होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है सीमलेस होगा। तो एसबीआई हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब हियर, दैट इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग द 4 डिजिट टोल फ्री नंबर, एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प द कस्टमर
कस्टमर अलॉट। तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है अभी रिसेंटली रिटेल टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। दैट इज़ पहले जो बकेट है 7 डेज़ टू 45 डेज़ का बकेट, जनरल क्या होता है ना, बैंक जो है जो भी डिपॉजिट्स होते हैं ना उसे बकेट वाइज डिवाइड करके रखते हैं, 7 टू 45, 45 टू 60 डेज़, 60 डेज़ टू 120 डेज़, 120 टू 180 डेज़ वाले बकेट्स में, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, इस तरह से बकेट वाइज। और एक तो डेज़ के अकॉर्डिंग रहता है और दूसरा बकेट होता है अमाउंट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ अप टू 1 लाख, अप टू 20 लाख, अप टू लेस देन 1 करोड़, लेस देन 5 करोड़, ग्रेटर देन 5 करोड़, इस तरह से अमाउंट इन रुपीज़ का बकेट और टाइम ऑफ डिपॉजिट का बकेट में बैंक्स जनरली इस तरह मेंटेन करते हैं। तो जो 7 डेज़ टू 45 डेज़ का जो बकेट है उसमें 3.60% कर दिया गया इंटरेस्ट रेट, पहले 3.25% दिया जा रहा था। तो बेसिकली सारे बैंक्स जो है, जब से आरबीआई ने रेपो रेट अभी बढ़ाया, अभी का करंट रेपो रेट 5.90% है। हाँ, तो जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को भी अपना लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट में इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि रेपो लिंक्ड रहता है बैंक का इंटरेस्ट रेट। तो इसलिए क्या बोले कि वो ट्रांसफ़र होता है, जो आरबीआई कोई स्टेप लेता है तो फिर बैंक को भी इसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ता है। तो इस कारण से ऑलमोस्ट एवरी बैंक और टुडे इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ इंक्रीज द रेट। देन कैनरा बैंक ऑल्सो केम yesterday, day before yesterday, in for 666 डेज ऑफ डिपॉजिट्स जो बकेट है उसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और जो लोन जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। तो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इन इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाया है, और इससे क्या होगा ना कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लिंक बना के, ताकि जो कस्टमर्स है उसे बेनिफिट मिल पाए किस तरह से, ताकि वो अपना इनकम टैक्स फाइल कर सके और प्लस वो जो रिटर्न है वो क्लेम कर सके। तो दिस विल अगेन, सो सारे बैंक्स जो कंपटीशन में है कि दे वांट टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा टू द कस्टमर्स। जैसे हमने देखा एसबीआई ने टोल फ्री नंबर लाया, उसे द बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो कोलैबोरेट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कस्टमर को कोई ये फैसिलिटी मिल पाए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स ईजिली फाइल कर सके। So this is also a good step on behalf of Bank of Maharashtra. Next है Paytm जो है, he is also doing good right now. It has started distributing loans to a large scale now, and और यहाँ देखा गया कि around 224% growth rate हुआ है in distribution of loans compared to last year. So the increase, और अगर वैल्यू टर्म में लोन डिसबर्समेंट का बात करें तो 482% इंक्रीज़ हुआ है। दैट इज़ अराउंड 7,000 करोड़ हुआ है सितंबर 2022 क्वार्टर में, और लास्ट ईयर जो है 1,257 करोड़ था। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज इंक्रीज़। हाँ, तो बेसिकली तो पेटीएम्स हैव आल्सो कम इनटू द कंपटीशन विद सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द प्राइवेट बैंक्स विच आर प्रेजेंट। तो इट्स लाइक फिनटेक इज आल्सो गिविंग अ कंपटीशन राइट नाउ, इफ यू वांट टू से समवेयर। हाँ, यस, दिस प्रूव्स दैट द फिनटेक हैज स्टार्टेड गिविंग कॉम्पिटिशन्स टू द बैंक्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया राइट नाउ. So the competition is increasing in every aspect in the banking sector now. Next is NPCI has launched a partner program to collaborate with various technological service providers, application service providers and other similar entities in the industry. तो ऐसे collaborate करके वो चाहता क्या है कि ताकि एनपीसीआई क्या करता है, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम करता है को देखता है इंडिया में। तो इससे क्या होगा कि वो चाहता है कि इससे कोलैबोरेशन से काफ़ी सारे इनोवेशंस हो सके, ताकि पेमेंट सिस्टम जो है वो सीमलेस हो सके, पेमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो पेमेंट ओरिएंटेड सर्विस चाहता है, इसलिए वो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया है। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द आरबीआई साइड कि रिसेंटली हम लोग जान रहे हैं बिकॉज एज सुन एज द फेड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट देयर वॉज अ कैपिटल फ्लाइट हो रहा था, जिस कारण कि और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस, हाँ, सप्लाई साइड कंस्टेंट, तो हमारा जो डॉलर्स जो है उसका डिमांड बढ़ गया है। तो इस कारण जो है रुपी जो है डिप्रिशिएट कर गया है, और क्योंकि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, ऑफ कोर्स सब कोई रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके पैसे ले जा रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट से, तो डॉलर का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, रुपी जो है डिप्रिशिएट करेगा, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा।
हाँ, अगर हम ग्राफिकली समझने का कोशिश करें तो कोई भी एक्सचेंज रेट है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिमांड जो है हम लोग जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अगर सिर्फ डॉलर का देखें तो डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड एंड सप्लाई रहता है, ठीक है। अगर डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिस कारण कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। मतलब रुपी जो है पहले 82.38 में मिल रहा था तो अब 82.68 रुपीज़ लगेगा $1 के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अब ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे $1 पाने के लिए। तो इसलिए तो अगर डिमांड फॉर डॉलर बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा डॉलर का, ताकि एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस कारण जो है आरबीआई सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो है डॉलर को क्या किया है, वो भी लाइक बेचा है, ठीक है, सोल्ड डॉलर्स वाया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि डॉलर का सप्लाई बढ़ सके, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक्सचेंज रेट जो है वापस इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा। और अभी हम टाइम में फिलहाल देख रहे हैं कि द डॉलर एक्सचेंज रेट, रुपी एक्सचेंज रेट जो है 82 से 83 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है इन द लास्ट फ्यू डेज। सो आरबीआई इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, और इसी कारण जो है बिकॉज इट इज़ सेलिंग द रिजर्व्स, द जो डॉलर अमाउंट है आरबीआई का रिजर्व्स वो घटता जा रहा है। पहले 600 के अराउंड था, अब 500 समथिंग है। तो this because of these steps taken by the RBI is quite confident right now that it will be able to maintain the fluctuations within a threshold. So these are जो भी आर्सेनल है RBI के पास, RBI is doing all its best in order to maintain equilibrium in the exchange market. Then the news regarding the IDBI Bank, of course, IDBI बैंक का आज शेयर जो है हाई रहा 9% से। ये बेसिकली IDBI बैंक न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट और LIC दोनों ने अपना अपना स्टेक्स अराउंड 30% गवर्नमेंट और 30% LIC, तो एग्रीगेट 60% अपना स्टेक्स, मोर देन एटलीस्ट आई मीन इन राउंड ऑफ 60% दोनों मिलके अपना स्टेक बेच रहा है IDBI बैंक में। सो नाउ ऑफिशियली वी कैन से आफ्टर सेलिंग ऑफ द इक्विटीज़ बाय द गवर्नमेंट एंड द LIC, वी कैन से दैट ऑफिशियली IDBI कैन बी कॉल्ड अ प्राइवेटाइज्ड बैंक। सो बिकॉज 60% स्टेक चला जाएगा, सो मोस्ट ऑफ द स्टेक्स वुड बी इन द प्राइवेट एंटिटीज़। पर इसमें एक कैच है कि RBI, अकॉर्डिंग टू RBI, दिस इक्विटीज़ कांट बी बॉट बाय एनी कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब कि जैसे कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जैसे अंबानी, अदानी, ये लोग नहीं खरीद सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ये बेसिकली दिस कैन बी बॉट ओनली बाय एनी फॉरेन बैंक्स और एनी इंडियन बैंक्स, और हाँ, या फिर कोई NBFC खरीद ले। सो दे कैन बाय द इक्विटीज़ ऑफ IDBI बट नॉट एनी कॉर्पोरेट एंटिटी। So that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.